अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट, और आज हम बात करेंगे लोकसभा में केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बिल पेश किया है और इस बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हम इस बारे में आज बातचीत करेंगे। बहनों भाइयों, जब चुनाव नजदीक आता है, आरक्षण का लॉलीपॉप या कुछ जातियों को ओबीसी में लेने को और कुछ को एससी में लेने के तौर तरीके सरकारें शुरू कर देती हैं। ये एक ऐसा कैरेट है, ये एक ऐसा लॉलीपॉप है जिस पे विभिन्न जातियां, विभिन्न समुदाय फंसकर वोट करते हैं और फिर अपनी बर्बादी की दास्तान भी खुद लिखते हैं। जब 5 मई को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को लेकर अपनी कड़ा फैसला दिया और कहा कि आरक्षण को लेकर कोई भी फैसला सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य नहीं कर सकते हैं, तो यानी आरक्षण देना है या नहीं देना है, किस जाति को सम्मिलित होना है और किस जाति को सम्मिलित नहीं होना है, यह सब फैसला केंद्र सरकार करेगी। यानी इसमें फंसा कौन? केंद्र सरकार। तो अब केंद्र सरकार अपने पाले से इस गेंद को हटा देना चाहती है। बड़ी आसान भाषा में समझा रहा हूं, चल क्या रहा है। तो अब केंद्र सरकार को लगता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, हम अपने पास ये क्यों रखें। तो ऐसा करते हैं कि संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा से बिल पास करके राज्यसभा से पास करा के ओबीसी समुदाय की किन जातियों को आप आरक्षण के दायरे में रखेंगे, यह अधिकार राज्य सरकार को दे दो। यानी अब केंद्र तय नहीं कर सकता, राज्य से कहा आप तय करो। मराठों को देना है आप तय करो, पसमानदा मुसलमानों को देना है आप तय करो, पिछड़े मुसलमानों को देना है आप तय करो, ओबीसी में और किस किस समाज को, जातियों को लिया जाना है ये आप तय करिए। मामला कॉम्प्लिकेटेड है। यह आरक्षण ऐसा है और यह बिल ऐसा है कि इसका विरोध कोई नहीं कर रहा, सभी इसके समर्थन के हक में खड़े हैं, लेकिन आशंकाएं तमाम हैं। और हमें लगता है कि इस तरह की डिबेट जो मैं आयोजित किया हूं, इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। हम बहुत जात पात की बात करते हैं, बहुत समुदायों की बात करते हैं, हम बहुत रिजर्वेशन की बात करते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नौकरी कहां है? ये जो बंटवारा हो रहा है, ये बंटवारा किस बात का हो रहा है? ये कौन ओबीसी बन रहा है, कौन एससी में लाया जा रहा है, ये सब तो ठीक है, पर नौकरी कहां है? जब सरकारी नौकरियों से ज्यादा संविदा पर भर्ती हो रही, जब सरकारी नौकरियों से ज्यादा आउटसोर्सिंग से लोग लिए जा रहे हो, तब इस रिजर्वेशन का क्या मतलब है? ये सिर्फ लॉलीपॉप है, इसके कोई मायने नहीं है बहनों भाइयों, ये बेमायने हैं। इस तरह की चीजें चुनावी लॉलीपॉप से अधिक कुछ भी नहीं है। और जातियों की राजनीति करने वाले याद कर लें कि जब आप पर सबसे भयानक विपत्ति आई, अमीर हो गरीब हो, आईएएस हो या क्लर्क हो, मुख्य सचिव हो या चपरासी हो, उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान किस प्रकार से सबने भुगता है। ऑक्सीजन की कमी, बेड का अभाव, इलाज, इंजेक्शन के अभाव, सड़कों पर मरते लोग, शमशान में धधकती चिताएं, कब्रिस्तान में लंबी लाइनें। ये रिजर्वेशन की बातें करके, ये आरक्षण के मसले लाकर, ये जातियों में आपको बांटकर मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है, और ये आपको समझना होगा। हम आरक्षण मिले इस पक्ष में हम सब हैं। समाज में जो जातियां बिल्कुल नीचे चली गई हैं, उनको अपलिफ्ट करके ऊपर लाया जाए, हम इसके प्रबल समर्थक हैं। लेकिन ये चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है? ये एक महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश सरकार इस ताक में बैठी हुई है कि जैसे उधर से आदेश पारित हो, कानून बने, 39 नई जातियों को ओबीसी में डाल दो। ठीक है भाई, डाल दिया आपने। 39 नई ओबीसी जातियां इंक्लूड की जाएंगी ओबीसी समुदाय की लिस्ट में। 39। रिजर्वेशन कितना है इनके पास? 27%। अभी तक एक रोटी 10 लोग खाते थे, अब एक रोटी 80 लोग खाएंगे। तो जब आप 39 नई जातियों को ओबीसी के रिजर्वेशन में सम्मिलित कर रहे हैं, तो इनके साथ इनका शेयर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो 50% का कैप हटाइए, फिर रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाइए और दे दीजिए इनको, नई जातियों को सम्मिलित कर लीजिए। किसी का हक मार के किसी को जगह नहीं मिलनी चाहिए, अनुपात के आधार पर मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि जातीय जनगणना भारत के भविष्य के लिए बेहतर है।
एक वास्तविक पिक्चर हमारे समक्ष होगी कि कौन सा समाज कितना है, सामाजिक भागीदारी उसकी कितनी है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश उसका कैसा है और उसको कितना रिजर्वेशन और कितना हक चाहिए। इसलिए जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है, जिससे बड़े राजनीतिक दल बचते हैं। तो आप बताइए कि अगर 39 नई जातियां ओबीसी में और शामिल हो गई तो हमारे बाकी ओबीसी भाई बहन जो इस वक्त बेचारे एक अदद नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनका आगे क्या होगा? क्या 27% की कैप हटेगी? क्या इसको बढ़ाया जाएगा? अगर आप नई जातियों को सम्मिलित कर रहे हैं तो क्या इसमें लाएंगे? ये एक महत्वपूर्ण बात है और ये गंभीर विषय है। दूसरा, सरकारी नौकरियों के अवसर कितने बचे हैं, आप स्वयं सोचें। और जो युवा इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं और इस बहस को सुन रहे हैं, वो भी इस बात की रिसर्च करें, इस बात को जांचें, इस बात को चेक करें कि आपके लिए नौकरी के कितने अवसर सरकारी में उपलब्ध हैं। नौकरियों के अवसर बहनों भाइयों खत्म होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं, सीमित होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। सरकारों की कार्य संस्कृति बदल रही है, आपने ये महसूस करना है। सरकारों की कार्य संस्कृति में संविदा है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, सीमित अवधि की नौकरी। सरकारों की प्राथमिकता में आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती। आप किसी भी सरकारी कार्यालय चले जाएं, अधिकांश आपको या तो संविदा पे मिलेंगे और या फिर आउटसोर्सिंग के लोग। अब तो कंसल्टेंट के नाम पर बड़े अफसरों को रिप्लेस किया जा रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि क्लास 3, क्लास 4 इसमें नौकरियों के अवसर धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। तो आप आरक्षण लेकर क्या करोगे? किस काम का ये आरक्षण और किस काम का ये वर्गीकरण? या तो सरकार इस बात का भी डिक्लेरेशन देती कि वो ओबीसी आरक्षण का या ओबीसी में नौकरियों का कोटा बढ़ा रही है। आप बंटवारा तो करने के कह रहे हैं कि सैद्धांतिक हम ये बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन ये भी बताइए, ये भी बताना चाहिए कि आप नौकरियों के अवसर कितने उपलब्ध करा पा रहे हैं। इस पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप कुछ नई जातियों को सम्मिलित करेंगे तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जो पहले से ओबीसी में मौजूदा जातियां हैं उनके हितों को नुकसान नहीं होगा, ये एक सामाजिक विघटन जैसे हालात उत्पन्न ना हो उत्तर प्रदेश में। और चुनाव के वक्त आपने मूल मुद्दों पर टिके रहना है बहनों भाइयों। ये सब लॉलीपॉप आने और जाने वाली चीजें हैं। एक के पास जिम्मेदारी मिली तो वो ठेल दे रहा है राज्य पर कि तुम देखो, राज्य कह रहा है तुम देखो। अंत में नुकसान किसका है? आपका है, समाज का नुकसान है, मेरिट का नुकसान है। उन लोगों का जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनके पीढ़ियां 1000 साल से मुसलसल गुलामी ने जिनका जीवन बर्बाद कर दिया है, उनकी पीढ़ियां खराब हो गई, उन्हें हमें अपलिफ्ट करके समाज में ऊपर लाना है। हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये काम बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन भारत का दुर्भाग्य यह है कि यहां पर रिजर्वेशन सिस्टम चलता ही जा रहा है और हम उस समाज को अपलिफ्ट करके ऊपर नहीं ला पाए हैं, जिसकी परिकल्पना भारत का संविधान बनाते वक्त डॉक्टर अंबेडकर साहब ने की थी। अगर हम समाज को बराबरी के तबके पर लाए होते, आज समाज में सब समान दर्जे पर होते, तो हम इन जातियों पर नहीं लड़ रहे होते। हम रिजर्वेशन, ओबीसी में कौन आएगा, एससी में कौन आएगा, कौन कहां रहेगा और जाएगा, ये तय करने का काम सरकारें नहीं करती। एक समाज और एक सरकार के रूप में, एक गणराज्य के रूप में यह हमारी विफलता है और हमें सच का आईना देखना ही चाहिए। वरना क्या कारण है कि चुनाव के वक्त ही ये सब चीजें होती हैं। अच्छा लगता कि सरकार आज लाखों नौकरियों की घोषणा करती और कहती कि हम ओबीसी समाज के इतने युवकों को आज नौकरी दे रहे हैं। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर ओबीसी रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया, लाठियां खा रहे हैं अभ्यर्थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लिखित दिया कि रिजर्वेशन सिस्टम का पालन नहीं किया गया उत्तर प्रदेश में। आवाज उठाने वालों को लाठियों से पीटा गया, मार मार के भरता बना दिया गया, उनको हड्डियां तोड़ दी गई उनकी। और अब ओबीसी में नई जातियां लाई जा रही। तो मेरा सिर्फ आज के डिबेट का उद्देश्य यह है कि आप ये अधिकार राज्यों को दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस पर कृपया राजनीति ना करें, समाज को न बांटें। और 27% के कैप में अगर 39 नई जातियां जोड़ रहे हैं तो इनके लिए आप सेपरेट कोटा भी लेकर आइए। इस 27% में इन 39 को मत घुसा दीजिए, कुछ लेकर भी आइए, तब इन 39 को हक दीजिए। कुछ बयान सुनिए।
जितने त्वरित गति से कदम हमारी सरकार ने देश के पिछड़े, दलितों और गरीबों के लिए उठाए हैं, वो इतिहास में सबसे ज्यादा प्रशंसनीय। पिछड़ा वर्ग के लिए मंडल आयोग लागू हुआ, उसी सरकार ने लागू किया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। जब तक पिछड़े शोषित जातियों का उनकी आबादी के अनुपात में लोकतंत्र के सभी स्तंभों में, जिसमें हमारी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और यहां तक कि मैं कहूं तो मीडिया भी शामिल है, जब तक उसमें उनकी आबादी के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व कायम नहीं हो जाता, तब तक सामाजिक न्याय की संकल्पना पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकती है। अगर देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। और ये सरकार न भूले, आपको पिछड़ों ने ही मौका दिया यहाँ बैठने का। जिस दिन पिछड़े हट जाएंगे और दलित हट जाएंगे, आपका पता नहीं लगेगा कि आप कहां पर हो। समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन नारे के तहत जिसमें बहन कुमारी मायावती जी चलने का काम करती हैं, उस पर इस पार्टी को भी चलने का काम करना होगा और तभी एक समाज की स्थापना हो पाएगी जिसमें सभी लोगों को बराबरी मिलेगा, सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे और इस देश का उत्थान होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों डर रही है? 50% को क्रॉस करिए ना। जब प्यार किया तो डरना क्या, तोड़ जाइए 50% को। क्यों 50% को डर रहे हैं आप? जो 50% है उनको 27%, जो 20% है उनको 50%। तो आपकी मोहब्बत ओबीसी से नहीं है, आपकी मोहब्बत उनके वोट से है। तो अभी जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, एक बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा से 385 वोटों के प्रबल समर्थन के साथ ये बिल पास हो गया है। यानी लोकसभा ने ओबीसी आरक्षण के जो जातियों को सम्मिलित करने का जो बिल है, इसको पास कर दिया। अब ये राज्यसभा में जाएगा, वहाँ भी वोटिंग होगी और वहाँ भी इस पर बहस होगी। लेकिन इसको आप पास मान लीजिए, क्योंकि इस पर विरोध के एक वोट भी नहीं पड़े, पढ़ने भी नहीं चाहिए। किसी को क्या ऐतराज़ हो सकता है, किसी को हक मिले। लेकिन मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि चुनावी राजनीति से इसे नहीं जोड़ना चाहिए और न चुनाव में इसका इस्तेमाल हो। आप इसका कोटा बढ़ाया जाना चाहिए अगर 39-40 नई जातियाँ सम्मिलित हो रही हैं तो। अमित पुरी मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से, एमएच खान जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और सुनील अर्कवंशी मेरे साथ हैं, एसबीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दद्दू प्रसाद जी फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सामाजिक परिवर्तन मिशन के राष्ट्रीय संयोजक। कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं मेरे साथ। डॉक्टर अनिल यादव बहुजन समाज के बड़े चिंतक हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। सवाल यही है अमित पुरी जी कि जब चुनाव आते हैं तभी आपको ओबीसी समाज की याद आई, और ओबीसी समुदाय में किन जातियों को शामिल किया जाए, इसके लिए अब अधिकार तो राज्य सरकार के पास आने वाला है। क्या आप 39 जातियों को, जिसके बारे में पहले ऐलान हुआ था, उनको ओबीसी में शामिल करेंगे और इसी 27% में शामिल करेंगे? 3-4 आयाम हैं आपके सवाल के, मैं सबका उत्तर एक साथ देने का प्रयास करता हूं। नागार्जुन जी का बड़ा पायनियरिंग केस है सुप्रीम कोर्ट का, और मुझे लगता है कि 7-8 जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के हुए उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नागार्जुन वाले केस में लगभग सबको समाहित किया गया है और उसके अंदर रिजर्वेशन के कैप को लेकर जो डिसीजन हुआ है अभी तक वो सभी पक्षों को मान्य है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि चुनाव से इसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। अब आइए कि इसमें ऐसा कौन सा नया बात हो गई, मैं नहीं समझ पाया। जब 73वां और 74वां संशोधन पास हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रोमन पार्ट 9 और 9A दाखिल किया गया था लोकल बॉडीज और पंचायत के संदर्भ में, तब भी यह कहा गया था कि राज्यों को अधिकार होगा वो स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र के अंदर और पंचायतों में अपने हिसाब से पिछड़ों को आरक्षण दे सकेंगे। और हम स्मरण करें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि उस समय 1 साल की जो अवधि थी राज्य के कानून को अमेंड करने की, उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी और कालांतर में आगे की सरकारें भी आई। आप कृपया घुमाइए नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं बहुत साफ हो गया है। मेरा एक सवाल है, क्या आप ओबीसी में 39 नई जातियों को सम्मिलित करेंगे, हाँ या ना? अरे भाई सुन तो लीजिए एक सवाल, मैं एक बात कह दूं उसके बाद आप उत्तर लीजिए, मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई नई बात नहीं हुई है, या कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर पहले भी था कि स्टेट्स को आरक्षण देने के संदर्भ में अनुमति थी और उसके क्रम में उत्तर प्रदेश। आप सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं मानते हो कि ये काम केंद्र सरकार का, आप राज्यों की तरफ क्यों ठेल रहे हो? देखिए वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत बात मानते हो, ये वाली क्यों नहीं मानते? आ रहे
संघीय ढांचे के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर्स में स्टेट्स की अपनी एक भूमिका है और सोशल फैब्रिक के अंदर जो सामाजिक अभिप्साएं हैं, सोशल एस्पिरेशंस, उनको एड्रेस करने के लिए स्टेट यानी राज्य एक बेहतर इकाई के रूप में काम कर सकता है। फिर मैं अपना सवाल तीसरी बार दोहरा रहा हूं। अंदर अलग अलग तीसरी बार दोहरा रहा हूं, क्या ओबीसी समुदाय की लिस्ट में जातियों का समावेश, क्या ओबीसी समुदाय की लिस्ट में नई जातियां उत्तर प्रदेश की सरकार सम्मिलित करेगी, हाँ या ना? आपको निर्णय होने के बाद इसकी जानकारी हो जाएगी। कोई भी डिसीजन जो कैबिनेट का होता है उसे प्रिक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? हम बेहतर रूप से सामाजिक अभिप्साओं को उत्तरित करके सामाजिक ये घुमाओ मत, हाँ या ना में उत्तर बताओ। प्रदेश में बनाए रखना चाहते और जो सोशल एस्पिरेशन से तमाम सारी मांगे हैं, एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन्हें एड्रेस करना चाहिए। अब मैं एक और सवाल करता हूं आपसे जी, 27% का कैप बढ़ाएंगे जब ये 39 नई जातियां लाएंगे तो? इस विषय में संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह करने के बाद ही उत्तर दिया जा सकता तो है। इस 27% में 39 और खाने के लिए इंक्लूड क्यों कर रहे हो? जिनका हक है वो उनका भी मर जाएगा। यह गिलास को एक तरह से देखने का नजरिया है। दूसरा नजरिया यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो अधिकार है उसका समावेश राज्य के इस सब का हल क्या है? आप जातीय जनगणना करा लो, जिसका जो हिस्सा है उसको दे दो, बात खत्म। ठीक है, इस विषय पे भी बहुत सी चर्चाएं हुई हैं और हमने काम किया। दुर्भाग्य से आने वाली सरकारों ने उस पे काम नहीं किया। हम तो अति पिछड़े, अति दलितों जो को ओबीसी समाज आरक्षण पहले देने से के विषय उपेक्षित को है, लेके आए थे, लोग कोर्ट तक पहले गए से वंचित और है, कोर्ट से जाने के बाद अति भी लागू पिछड़ा करने वर्ग में जो एक पहले थी। से परेशान है, उसको उसका हक न देके 39 और आदमी घुसाए दे रहे हो घर में। मैं इस बात से भाई आप लाइए, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आपकी अपनी उनका अभिव्यक्ति कोटा का लेकर आइए। तरीका है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि अधिकांश लोगों को उन अधिकारों के ओके, सुनील साजन, थैंक यू सुनील साजन। अब राज्यों को अधिकार मिलने जा रहा है, ओबीसी समुदाय की लिस्ट वो तैयार करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार 39 नई जातियों को लेकर बैठी, जिनको ओबीसी समाज में ला रहे हैं, लाइए, मोस्ट वेलकम। बट सवाल ये बात है कि सिर्फ 27% है, इसी में लाया जाएगा या इसका कैप बढ़ाया जाए? देखिए ब्रजेश जी, पिछड़े और दलितों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कभी स्पष्ट बात नहीं कह पाई। हाँ, सपने बड़ी दिखाती है। सपने तो ऐसे भी दिखा सकते हैं कि वो कह दें कि हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। सपने ऐसे दिखा सकते हैं कि ओबीसी और एससी पागल हो जाए कि नहीं, सारा न्याय यही दिलाएंगे। लेकिन आप जो सवाल बीजेपी प्रवक्ता से कर रहे थे, देखिए लगातार गोल गोल घुमा रहे थे। जब आपने सवाल किया कि आप सर्वोच्च न्यायालय की बात क्यों नहीं मानते, क्योंकि इनको जो लगता है अच्छा कि ये माननीय न्यायालय ने हमारे हित में कहा है, उसे मान लेंगे। अगर इन्हें लगता है कि माननीय न्यायालय के किसी दिशा निर्देश से पिछड़े या दलितों का फायदा हो जाएगा और हमारे रहते, हमारे सरकार में रहते, तो वो इनको बर्दाश्त नहीं है। ये पूरा देश जानना चाहता है। बीच में ना बोलो प्लीज, अमित पुरी जी, आप डिबेट का डिसिप्लिन डिसिप्लिन एक्सेप्ट करो। नो प्लीज, डिबेट में फर्स्ट राउंड में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, दूसरा राउंड ओपन होगा। ब्रजेश जी, सुनील जी, गो अहेड। आज सदन के अंदर समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सवाल किया सदन के अंदर कि आप जातियां तो बढ़ा रहे हैं ओबीसी में, एक कमरे में पहले उतने लोग थे उसमें और आप लाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या आप 50% वाला जो है वो कोटा आप बढ़ाएंगे, कैप उसको हटाएंगे, आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सरकार मौन है, तो आखिर आप क्यों मौन है? और भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस दोनों को जाति जनगणना से क्या दिक्कत है? अगर आप चाहते हैं कि वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब की मदद करना, तो आप क्यों नहीं जाति जनगणना करा लेते जी और उस हिसाब से आरक्षण दे दी? मैं भी यही कहता हूं, करा लो एक बार जनगणना, बात खत्म हो, कोई झगड़ा नहीं, झंझट खत्म हो जाए, हर तरीके की समस्या खत्म। ये नहीं कराएंगे क्योंकि आप जानते हैं ब्रजेश जी, ये इसलिए नहीं कराएंगे कि जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी उस दिन ये सरकार से बाहर हो जाएंगे। और आज जो देश में रीजनल पार्टियां हैं वो नेशनल पार्टियां हो जाएंगी और जो नेशनल पार्टियां वो रीजनल पार्टियां हो जाएंगी। ओके, मैं कृष्णकांत पांडे जी को आमंत्रित करता हूं आज की डिबेट में। हमारी ताकत क्या है? शुक्रिया आपका, इसलिए ये गुमराह कर रहे हैं। ओके, कृष्णकांत पांडे जी, ओबीसी आरक्षण पर राज्यों को अधिकार देने का बिल लोकसभा से पास हो गया। अब राज्यसभा में भी सिर्फ फॉर्मेलिटी है, क्योंकि सपोर्ट में सब कोई है, खिलाफत कोई नहीं कर रहा है, इसकी बहुत अच्छी बात है। पर मेरा जानने का तात्पर्य यह है कि क्या इसका चुनाव के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और क्या
50% का कैप बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या उसी 27% में बेचारे जो पहले से ओबीसी समाज के तमाम जातियां हैं जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया है, उसी में 39 नए यूपी में इंक्लूड कर दिए जाएंगे? नहीं, सरकार बार बार यह कह रही है कि जात धर्म मजहब की हम राजनीति नहीं करते, हम ये सब कुछ नहीं करते। बार बार लखनऊ की सड़कों पर, यहाँ की गलियों में पहली बार 73 साल आज़ादी के पहली बार देखने को मिला कि एक प्रधानमंत्री का फोटो लगा के लिखा गया था, इतने ओबीसी को हमने मंत्री बनाया, इतने सामान्य को बनाया, इतने दलित को बनाया। ऐसा 73 साल में पहली बार हुआ। क्यों हुआ? निश्चित रूप से वोट की राजनीति, इनसे देश से कोई मतलब नहीं है, इनसे प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। इनसे मतलब है किसी भी तरह यह सत्ता में रहेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम को बदल के अडानी करेंगे, ये लाल बहादुर शास्त्री के नाम को बदल के अडानी करेंगे, चौधरी चरण सिंह को नाम कोई बदलेंगे, ये इनका मुख्य मंशा है। और दूसरी इनकी 10,000 भर्ती हायर एजुकेशन में, 10,000 जगह पूरे देश में खाली है। क्लास 3 की 60% और क्लास 4 की 80%, मैं एकदम सरकारी रिपोर्ट बता रहा हूँ, इतनी जगहें खाली हैं। आप यह भर नहीं रहे हैं। आपने अभी अपने उस इंट्रो में बताया कि ये संविदा पे और आउटसोर्सिंग से लोगों को ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास नौकरी ही नहीं, आप किसी को नौकरी ही नहीं दे रहे हैं, और 73 साल में यह भी पहली बार हुआ है। आज तक विपक्ष ये मुद्दा भी नहीं उठा पाया कि बांदा की एक यूनिवर्सिटी में एक ही जाति के सब टीचर कैसे प्रोफेसर भर्ती कर लिए गए। मुद्दा ये उस समय बड़ा जोर पकड़ा था, लेकिन विपक्ष ने नहीं उठाया। ठंडा पड़ गया क्योंकि सबको किसी न किसी जात से कहीं न कहीं हर जगह पे लोग हैं ना, इसलिए कहने में मुझे कोई आपत्ति खान साहब भी आ गए हैं हमारे साथ। जी आप कंटिन्यू करें। जितना पूरे देश में दलित की आबादी थी, 22.6% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को हमने आरक्षण दिया। 1% साक्षरता दर हुआ करती थी। आपका स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड में जानना चाहता हूं। सीधी सी बात है कि आप अगर किसी को आरक्षण दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको इतना करें कि उसके भी पेट में रोटी का एक कवर कम से कम पहुंचे। आप केवल भीड़ बढ़ा के, वोट का मुद्दा बना के, राजनीति का इशू बना करके अगर केवल आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ दद्दू प्रसाद जी मौजूद हैं, फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बहुजन समाज के बड़े नेता हैं। दद्दू प्रसाद जी, शुक्रिया आपका। ये ओबीसी आरक्षण पर जो राज्यों को अधिकार देने वाला बिल लोकसभा से पास हुआ है, अब ये मान लीजिए एक तरह से कि अधिकार राज्यों को मिल गया है और ओबीसी की तमाम नई जातियों में इंक्लूड किए जाएंगे। 35-39 नई जातियां हैं जिन्हें सम्मिलित किया जाए। आपका क्या मत है इस पर? हाँ, नहीं, हमारा मत ये है ब्रजेश जी कि इस देश में जातिवार आरक्षण है जो, तो उसका आधार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें रखी और 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में स्वीकार कर लिया गया, तो वो चीज़ें हैं। तो शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण है वो स्टैंडर्ड मान लिया जाए और उसमें शेड्यूल कास्ट के मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति में जातियों को सम्मिलित करने का एक सुरक्षा कवच है और वो संसद के पास अधिकार है। तो पिछड़े वर्गों को भी अगर आगे बढ़ना है सही तरीके से, तो ये तो संसद को ही अधिकार जातियों को इंक्लूड करना, जातियों को डिलीट करना, तो ये संसद को ही होना चाहिए। और ये तो अब राज्यों के पास आ रहा है। ये झगड़ा होगा और ये झगड़ा कराने की नीति है, क्योंकि भारत सरकार राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में नाकामयाब हो गई है और ये देश को लड़ाने वाली ताकतें हैं, देश को क्लास वार की तरफ ढकेल रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। तो इसलिए हमें देखिए, हम भागने वाले नहीं हैं। हम जो भी परिस्थिति है, अभी हम लोगों ने 25-26 जुलाई को नेशनल पिछड़ा वर्ग आयोग में घेराव किया गया, तो नीट को इन्होंने स्वीकार कर लिया, जो कि ये पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण भी नहीं दे रहे थे। पर आप कभी पूछे कि सरकार में जो बड़े बड़े पद हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेके नीचे एसडीएम तक, उसमें पिछड़ा और दलित कितने पोस्ट किए जाते हैं? नहीं, पिछड़े वर्ग की बहुत सचिवालय में धूल फांक रहे हैं, नगण्य है, सचिवालय में है और फील्ड में नहीं है, फील्ड में बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी पिछड़े वर्गों की अभी भी आईएएस और पीसीएस में आरक्षण कोटा कहीं पूरा नहीं है, प्रथम श्रेणियों में पूरा नहीं है। अभी केवल सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास में ही पिछड़े वर्गों की ठीक ठाक नुमाइंदगी दिखाई पड़ रही है। तो और फिर आपने ठीक कहा, रोजगार में अब नौकरियां कहाँ हैं?
और मैं सब ब्रजेश जी, संविदा और आउटसोर्सिंग। ब्रजेश जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा को ये सरकार ड्रॉप कर रही है। शिक्षा के साथ बड़ा भारी और खासकर बुनियादी शिक्षा को लेकर के ये घोटाला कर रहे हैं। बुनियादी शिक्षा मैं इस मसले पर और भी डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। नेक्स्ट राउंड में फिर आपकी बाकी प्रतिक्रिया लूंगा। उमेश खान साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा होगा कि ओबीसी आरक्षण पर राज्यों को अधिकार दिए जाने का बिल लोकसभा से पास हो गया है। अब मान के चलिए कि राज्यों के पास ये आ गया है। अब 39 नई जातियां उसी 27% में फिर आ जाएंगी, तो ये तो पूरा का पूरा सामाजिक ताना बाना भी डिस्टर्ब हो सकता है। इस प्रकार के निर्णय क्यों किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आपने जितनी भी बातें उठाई उसमें पूरी सत्यता दिखाई देती है। और केंद्र सरकार जब भी कोई रही है, जैसे मंडल आयोग बना बीपी सिंह के ज़माने में, तो मंडल आयोग बीपी सिंह को सपोर्ट कौन कर रहा था? सपोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। तो जब मंडल आयोग आया तो सपोर्ट खींच लिया उन्होंने, कहा नहीं हम नहीं करेंगे। और आज वही पार्लियामेंट में बिल ला रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि जितने आप देखिए, जो आपने मूल समस्या उठाई है उस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे कि पूरी यूनिवर्सिटी देख लीजिए आप, कितने चांसलर हैं, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कहाँ उनका कितना कोटा। खान साहब, मैं तो उस पर जाने नहीं चाहता। मैं तो कह रहा हूँ कितने कमिश्नर, कितने डीएम, कितने सचिव, कितने प्रमुख सचिव, कितने एसीएस, कितने डीजी, कितने आईजी, डीआईजी हैं, चेक करा लो। नाम मात्र कपाओगे इनको। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं। अब कितने और भी फोर्थ क्लास से लेकर क्लर्क लेवल तक की जो पोस्टें हैं उसमें भी भर्तियां नहीं हो पाई हैं, वो भी खाली पड़े हैं। ये तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चुनाव 2022 का जो गले का फांस बन गया है मोदी जी के, योगी जी के, ये वो बिल ले आकर के यहाँ उसी में घुसेड़ना चाहते हैं, एक कमरे में सबको बंद करना चाहते हैं। और ये कह करके कि हम बैकवर्ड क्लास के लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बना देंगे फिर किसी और को, जिसको तो आप जारी रहे हैं। तो ये लालीपाप दिखाना है और कुछ नहीं है। मैं सुनील अरकवंशी जी को आमंत्रित करता हूं आज की डिबेट में। एसबीएसपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सुनील अरकवंशी जी, आपका स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो नया बिल पास हो रहा है, यानी अब उत्तर प्रदेश की सरकार बाकी राज्यों को भी यह अधिकार होगा कोई ओबीसी समुदाय की लिस्ट वो तैयार करें। यूपी में बताया जा रहा है कि 39 नई जातियों को ओबीसी में घुसाया जाएगा। आप ला रहे हैं, स्वागत आपका, लेकिन बिना इनके नए कोटे के साथ उसी 27% में क्यों ला रहे हो? देखिए, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी स्टंट है। पहले ये बताइए 27% में जो आरक्षण अभी तक दिया जा रहा था, उन जातियों को कितना हक हिस्सा अधिकार मिला है? आप देख लीजिए, चाहे राजभर समाज हो, पाल समाज हो, प्रजापति समाज हो, कश्यप समाज हो, बंजारा समाज हो, इन जातियों को ये अभी हक हिस्सा अधिकार नौकरियां देने का काम नहीं अभी तक इन लोगों ने किया है। और अब आपने उन्हीं जातियों में और 39 जातियां शामिल करके ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो हक हिस्सा अधिकार था उसको पूरी तरीके से छीनना चाहती है। सिर्फ मात्र वोट की राजनीति कर रही है। ये वोट की राजनीति करने के लिए सिर्फ ये लालीपाप किया है। जिस तरीके से आप कह लें कि पॉलीथिन में एक काला जाम का रसगुल्ला रखकर आप सिर्फ दिखाने का काम करें कि हमने अरकवंशी जी, मुझे आप बताओ, आरक्षण में कौन जातियां आती हैं, कौन जातियां नहीं आती हैं, कितना % मिलता है, कितना नहीं मिलता है, ये एक अलग विषय है। मैं इससे भी बड़े इशू पर बात कर रहा हूँ। सरकारी नौकरियां और सरकारी नौकरियों के अवसर कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी जो न्याय समिति की रिपोर्ट आ गई थी, माननीय राघवेंद्र सिंह की कमेटी को लागू करने के लिए कहा जा रहा था, उसको लागू करने के लिए नहीं तैयार हो रही है, जिससे कि सबको न्याय मिल सकता। 7, 9, 11% में तीन कैटेगरी में हम लोगों को न्याय मिल सकता था, मगर अभी तक हमारे लोगों को कोई भी न्याय नहीं मिला है और ना ही हम लोगों को कतई हक हिस्सा अधिकार मिलेगा। इससे और भी हम लोगों में एक विद्रोह पैदा होगा, जिससे क्या ये आपस में बांटने और झंझट लगाने के लिए है, या वाकई में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा समाज की बाकी जातियों को उनका हक और सम्मान देना चाहती है? कहाँ सम्मान मिल रहा है? किस जातियों को सम्मान मिल रहा है? बैकवर्ड की जो 27% जातियां हैं, जो अभी तक हम लोगों का कोटा था, हम लोगों का अभी खाने में उठा के देख लीजिए, एक भी बंजारा समाज, राजभर समाज, अरकवंशी समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज, इन लोगों के सिपाही, दरोगा, लेखपाल, तहसीलदार, इंस्पेक्टर आपको कोई भी खाने में दिखाई नहीं पड़ेंगे।
तो अभी Correct. तक हम लोगों के साथ इस मैं तरीके डॉक्टर का अनिल अन्याय यादव, हो रहा है, तो धन्यवाद। और 39 बहुत जातियां शुक्रिया शामिल आपका करके सुनील हम लोगों को अरकौंसी कहां जी। से हिस्सा निकाल दे रहा है। धन्यवाद, आपका पक्ष हमने ले लिया। मैं डॉक्टर अनिल यादव की तरफ रुख करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या अपना संदेश देना चाहते हैं और आपके विचार क्या हैं? ब्रजेश जी, बहुत गहरा प्रश्न है ये और इसका बड़ा विस्तृत आंसर होगा, लेकिन एक बात मैं शुरू में कह देना चाहता हूं कि आज भारतवर्ष में कोई भी जाति ऐसी नहीं है जिसको आरक्षण नहीं मिला हुआ। जो सामान्य वर्ग में भी जो जातियां आती हैं उनको ईडब्ल्यूएस में, यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उसमें आरक्षण मिला हुआ है। तो ये जो 39 जातियां अगर ये ओबीसी की सूची में डालेंगे तो वो ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षित हैं उन जातियों को ओबीसी में लेकर के आएंगे। और जो सीमा है क्रीमी लेयर की या ईडब्ल्यूएस की, दोनों की सीमा जो है वो 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की सीमा है। तो ये भी नहीं कि आय की या सीमा में कोई अंतर है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो ऑलरेडी आरक्षित जातियां हैं जिनको हम ईडब्ल्यूएस से निकाल करके ओबीसी में ला रहे हैं। दूसरा, हरेक जो भी हम क्रिया करते हैं, अगर थोड़ा सा हम इतिहास में चले जाएं जी, तो हमें उसका उदाहरण मिल जाएगा। आप अगर राजस्थान का उदाहरण लें, ज्यादा पुरानी बात नहीं, लगभग 20 साल पुरानी बात है, जाट आंदोलन वहां पे चला कि हमें ओबीसी में शामिल किया जाए। और राजस्थान की जाट एक बहुत सशक्त जाति थी जिसका राजनीतिक शक्ति बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा वोट थे। और उसका रिजल्ट ये निकला कि उस समय की जो वसुंधरा राजे सरकार थी और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय, वहां पे जाटों को ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर लिया। अब आप देखिए चेन रिएक्शन क्या होता है। जैसे ही जाटो जाति को ओबीसी की सूची में शामिल कर लिया राजस्थान में, तत्काल गुर्जर में रिएक्शन हो गया। गुर्जरों को लगा कि अब ये अगर हमारे ओबीसी में आ गए तो हमें तो नौकरी मिलने वाली नहीं, सारी नौकरी ये खा जाएंगे। उन्होंने एक नया आंदोलन शुरू कर दिया कि हमें एसटी में, शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में डाला जाए। जब उनका आंदोलन चला तो जो वहां की शेड्यूल्ड ट्राइब की मीणा जाति है राजस्थान की, उसमें रिएक्शन हो गया। उन्होंने काउंटर एजिटेशन शुरू कर दिया और वो समाज में इतनी ज्यादा दुराव पैदा हुआ और वो आज तक भी मामला सुलझा नहीं है। राजस्थान सरकार ने 5% अलग से आरक्षण गुर्जर को दे दिया, भी चलिए आप ओबीसी में मत लीजिएगा, आप अलग ले लीजिए, लेकिन वो बार बार कोर्ट में जाकर के मामला फंस जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी की सारी एक्सरसाइज, जैसा बताया दो बातें, कि सारी की सारी एक्सरसाइज एक तो लॉलीपॉप है, दूसरा नौकरियां हैं ही कहां। लगातार नौकरियां सिकुड़ती जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, संविदा में ठेकेदारी प्रथा चालू की जा रही है। सर आजकल एक आउटसोर्सिंग नाम का एक जीव आ गया है, वो सब नौकरियां खा जाता है। हाँ, और सरकारों को बहुत अच्छा लगता है कि इनको ज्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और ना कोई झंझट रहेगा, ना इनकी कोई यूनियनबाजी होगी। तो ये आउटसोर्सिंग और ये सारा जो उसमें नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां हैं ही नहीं, ये तो एक मृग मरीचिका है। करेक्ट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम आरक्षण में आ जाएंगे तो हमें पता नहीं अलादीन का चिराग मिल जाएगा, जबकि ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाके देखेंगे तो आरक्षण से कोई बहुत ज्यादा चंद लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को फायदा हुआ है, आमतौर पर बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच अनिल जी, शुक्रिया आपका। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचार भी सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे ओपिनियन जानना चाहता हूं कि क्या ये चुनावी दृष्टिकोण से इस तरह का फैसला किया गया है या इसका सामाजिक सांस्कृतिक कुछ इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? देखिए, ये ओबीसी की जो लड़ाई शुरू हुई है जनगणना की जातीय आधार पर और आरक्षण देने की, ये माहौल गर्माता जा रहा है। ये बिहार से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में आया, आज संसद में गूंजा, अनुप्रिया पटेल से लेके अखिलेश यादव और तमाम सारे लोगों ने इस पर बोला है और इसके खिलाफ कोई दल नहीं है, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन इस देश में आरक्षण की सीमा क्या हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है। अगर किसी पार्टी को कुछ बदलना है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाना पड़ेगा, डिमांड चाहे जो हो। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश एक अलग व्यवस्था बहुत पहले बनाए हुए था। अखिलेश यादव की सरकार में इन्होंने ओबीसी की 17 जातियों को एससी का दर्जा दिया था, लेकिन
वो कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, बाद में वो स्थिति खत्म हो गई। आज जातीय जनगणना क्यों कोई पार्टी नहीं कराना चाहती, ये बात इसलिए माना जाता है कि केंद्र में बैठी सरकार इस बवाल से बचना चाहती है और राज्यों में जो दल हैं वो चाहते हैं जनगणना हो जाए। ये विरोधाभासी स्थितियां रहती है, एक चुनावी शिगुफा है, इससे ज़्यादा इस पर कुछ होना नहीं है। अच्छा, आज तो संघ ने भी कह दिया आरक्षण पर कि साहब हम तो आरक्षण चाहते हैं, चलता रहे, आरक्षण कहाँ, कौन रोकने वाला है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब यह आरक्षण 60% 70% की जो बात है वो तो दूर की कौड़ी है, लेकिन जो चल रहा है वो चलता रहेगा। इसमें मोदी सरकार का विचार या उससे जुड़े संगठनों का विचार उसको चलाने पर है। ये जरूर है कि संविदा की नौकरी ने युवाओं को बर्बादी दी है। जो लोग आउटसोर्सिंग को ही संविदा मान लीजिए आप जी, पहले सरकारी संविदा होती थी, अब आउटसोर्सिंग उसका नाम दे दिया गया कि प्राइवेट आदमी संविदा पर लोगों को रखता है। सरकारी संविदा भी खत्म हो गई क्योंकि कोई क्लेम ना कर सके। 5,000 से चपरासी, 6,000 7,000, कंप्यूटर ऑपरेटर 10-11,000, मनरेगा के मजदूर को उतना मिलता है, उससे ज्यादा मिलता है। हाँ, एक लेबर आज की तारीख में शहर में 350 रुपया से 400 रुपया लेता है दिन भर के काम का। तो अगर देखा जाए वो महीना भर काम करे तो 12,000 रुपया वो कमा सकता है मजदूर। और ये इसको कितना मिलता है आउटसोर्सिंग वाले को? ऑपरेटर 9,000 10,000, इससे ज़्यादा आउटसोर्सिंग में 11,000, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं पाता है। वो भी कमीशन देना पड़ता है उसको कंपनियों को। और जब वो भर्ती होगा तो 4 महीना 6 महीना जैसी कमीशन उसको तनख्वाह देना पड़े पहले, तब अगर 1 साल की है तो 3 महीना 4 महीना, और 2-3 साल की है तो 6 महीना 8 महीने भी देना पड़ सकता है। ये तो सब लोग जानते हैं जो लोग सुन रहे हैं, ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब जंगल कट रहा था तो सारे पेड़ कुल्हाड़ी को इसलिए वोट दे रहे थे कि उसमें जो हत्था लगा है लकड़ी का वो उनकी जाति का है, इसलिए वो कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे और जंगल काटे डाल रही थी। तो भाई जब हमको आपको आनंद में आ रहा है तो क्या समस्या है इसमें? ब्रजेश जी, हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई भांग का नशा का बड़ा प्रचलन है, भांग खा के मस्त रहो। गांव गिराव में उसके लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। इस समय बरसात है, खूब भांग का पेड़ उगा है, पीसते हैं सिलबट्टा पे, धतूरा मिला खा लो, नशे में रहो, कोई कुछ कहे सुनो ना। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि दुनिया में, संसार में सारे पौधे ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो भांग का पेड़ है और महुआ का, ये जो है ये ऑक्सीजन देने के साथ साथ ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराता है। जो इनसे पूछेगा उसको अंग्रेजी में जवाब देंगे। गोला अंदर गया, महुआ रानी चली। तो जब इस प्रदेश में किसी को सवाल जवाब करना ही नहीं है तो कोई जनगणना हो ना हो, नौकरी लगे ना लगे, वोट उनको हिंदू मुस्लिम पर देना है। राशन फ्री मिल रहा है, 2,000 रुपया 4 महीने पे मिलता है, जनता बहुत खुश है इसमें। तो ये हम आप सोचें कि सारे ब्राह्मण परशुराम बन जाएंगे, सारे दलित पढ़ लिख कर अम्बेडकर बन जाएंगे, सारे राजपूत महाराणा प्रताप बन जाएंगे, सारे मुसलमान कलाम बन जाएंगे। ये जब इतना भेदभाव, इतना जात पात दिमाग में पाला हुआ है तो ये कैसे संभव है? हम जिस समाज में जीते हैं वहाँ पर तो कहीं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तमाम सारे नारे आए, तो कोई नहीं कराएगा जो केंद्र में सरकार रहेगी। मंडल कमीशन का हस्र 90 के दशक में देखने के बाद यह कई साल होने जा रहे हैं 2000 के बाद से, कोई सरकारी शोर न छुएगी और न दौड़ेगी। लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी पद सदा के लिए नहीं होता, अस्थाई नहीं है। आप कोशिश कर सकते हैं या लग सकता है कि यह पद हमारे पास हमेशा रहा है, लेकिन यह संभव नहीं रहा है। एक ना एक दिन
सबको इस तरह के पद छोड़ने पड़े हैं। तो अगर जो कुछ कर जाता है दुनिया में तो लोग उसका नाम करते हैं। इधर यूपी में रोज राजभर चल रहा है। बीजेपी के यहाँ जाएंगे और बीजेपी भी कंफ्यूज है, पता नहीं राजभर हमारे साथ है कि विपक्ष के साथ चले गए। वो ऐसी अलग परेशान है कि हमने रिश्ता भी तोड़ लिया और वो बीजेपी भी नहीं गए, वो सपा भी नहीं गए, कहाँ जाएंगे। राजभर भी एकदम गच्चा देने वाली राजनीति कर रहे हैं, माहिर हैं। तो कुछ समीकरण बदल रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश चुनाव के नाते है, ये चुनाव तक चलेगा। बहरहाल एक साहित्य में ये कहूँगा कि अगर हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़िया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते, तो हुनर तो पैदा करेगा। बहरहाल हम आप जिस समाज में जी रहे हैं जी, वहाँ पर जो सरकारें हैं उनको सोचना होगा कि जो गरीब हैं, वाकई में गरीब हैं, उनको जीवन कैसे सुधारा जाए। जनगणना जातीय कराइए, लेकिन जनसंख्या पर भी तो कुछ सोचिए, पैदाइश पे तो रोक लगाइए। आखिर हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं लिखाएं? रोजगार के अवसर जब कम हो जा रहे हैं, सरकारी स्कूल दुर्दशा में हैं, कॉन्वेंट की फीस भर नहीं सकते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को मोबाइल पर पढ़ाई कैसे कराएं? हमारे सामने घर परिवार चलाने की जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटें? उसमें जनगणना भी एक चीज हो सकती है, आप वो कराएं, कोई रोकने वाला नहीं है। बहरहाल सुनिएगा कि मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश, और बापू तो बोझ लगे, पत्थर लगे गणेश। और बचे कहाँ अवशेष हैं दया धर्म ईमान, और पत्थर के भगवान हैं पत्थर दिल इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि अमित पुरी जी को स्क्रीन पे लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अमित पुरी जी, आप चाहे 10 जाति को जोड़ें ओबीसी में, समुदाय की नई लिस्ट जो अब आपको नए अधिकार मिलने जा रहे हैं, या 39 जाति जोड़ें, लेकिन उनकी आरक्षण का कैप तो सिर्फ 27% है। और वो 27% की सीमा बढ़ाने के लिए आपको फिर कहाँ जाना पड़ेगा? केंद्र में जाना पड़ेगा। केंद्र मतलब संसद जाना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं या वायदा करते हैं कि आप उस 27% के कैप को बढ़ाएंगे, यहाँ जितनी जातियाँ जोड़ेंगे उसके अनुपात में? मैंने जब आप शुरुआत के दौर में बीच में कुछ कह रहे थे तब मैं यही कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एन नंबर ऑफ टाइम्स इस रिजर्वेशन की कैप के इशू के ऊपर डिस्कशन हुए, वो चाहे रिलीजियस बेसिस के ऊपर आरक्षण देने का मसला हो या और माइनॉरिटीज़ के आरक्षण का आंध्र प्रदेश वगैरह के अन्य इशू रहे हों, और हर फैसले के अंदर जिसमें पायनियरिंग केस नागार्जुन का था, उसी से बाकी केसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कनेक्ट किया था और वो कैप 50% का था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के ऊपर इस पे तमाम तर चर्चा होने के बाद एक जो राय निकलेगी, हम किसी मैं एक सुझाव दूं? जी बताएं। आप संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दीजिए और संसद से पारित कर दीजिए कि 50% का कैप टूटा, अब हम 60%, 65%, 62% या जो भी आपको सुटेबल समानुपातिक लगे वो कर दीजिए, किसी को एतराज नहीं। अभी आपने देखा कि इकोनॉमिक आधार के ऊपर आरक्षण देने का विषय इस वर्तमान केंद्र की सरकार ने जब तय किया था तब भी लोगों ने बड़ा होल्ला मचाया, लेकिन हमने सारे संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो संवैधानिक संशोधन संसद के अंदर प्रस्तुत किया और संसद का अभिमत उसके पक्ष में आया और लोग उसकी लीगैलिटी को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए, अभी तक कोई एडवर्स कमेंट उस पर नहीं आया। देखिए, मैं क्योंकि इसकी हमने हर संवैधानिक पहलू का ध्यान रखा है और इस विषय में भी। लेकिन इसकी लीगैलिटी बता देता हूं कि आप ओबीसी समुदाय की लिस्ट में नई जातियां जोड़ तो सकते हैं, लेकिन 27% के कैप बढ़ाने का अधिकार ये राज्य सरकार के पास नहीं होगा। इसके लिए फिर आपको संसद जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं उस विषय को जानता हूं, लेकिन केंद्र और संसद किन सामाजिक अभिप्सायों पर कैसे व्यवहार करेगी और सोशल फैब्रिक के ताने बाने को भी बरकरार रखते हुए आगे चलेगी, उसके ऊपर सारी तो भाई इसी 27% में 39 नए लोग क्यों घुसा रहे हो? मेरा सिर्फ ये सवाल है, नया कोटा दे दो ना इनको। देखिए, आपका अभिमत अपना हो सकता, मैंने कहा मीडिया हैज इट्स ओन विजडम, और चूंकि आप उसके बड़े वोकल वॉइस हैं तो आप अपनी राय रख सकते हैं, सब उससे सहमत हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यानी आप 50% वाला कैप नहीं बढ़ाएंगे, उसी में चाहेंगे सब कुछ हो जाए। मैंने कहा संवैधानिक परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत जो संविधान सम्मत होगा गोल वो किया जाएगा। ऑलराइट, आपको गोल लगता हो, जलेबी लगता हो, बर्फी लगता हो, थैंक यू, शुक्रिया, आपका पक्ष आना आवश्यक है। सुनील साजन जी,
देखिए ये 10 जाति जोड़ने या 39 जोड़ने या 40 जोड़ने, लेकिन 27% वाली कैप ये हटने नहीं जा रही। इसके लिए फिर आपको संसद जाना पड़ेगा और वहां से आपको संविधान संशोधन कराना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवर रूल करना पड़ेगा। ब्रजेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यही बात पिछड़ों को समझने की जरूरत है कि ये कुछ दे नहीं रहे हैं। आपका पिछड़ों के प्रति कितना मोह है, कितना आप उनसे मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती में देख लिया। आज भी पिछड़ों के बेटे, पिछड़ों की बेटियां इको गार्डन पे बैठे हैं, लाठी खा रहे हैं, हाथ पैर तुड़वा रहे हैं, बीमारी की स्थिति में है, फिर भी लड़ रहे हैं। और योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी ने छीना है पिछड़ों का आरक्षण और एक तरफ बांदा विश्वविद्यालय में एक जाति विशेष के लोग भर्ती कर दिए जाते हैं, तब संविधान कहां चला जाता है ओमपुरी जी? तब कहां चली जाती है आपकी निष्ठा, ईमानदारी, आपका प्यार और मोहब्बत पिछड़ों के प्रति? अरे उस सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ कहां से गलत था तो जाइए कोर्ट में चैलेंज कीजिए ना। सुनिए वो हमको नसीहत दे रहे हैं जिनकी सरकारों में 5-5 भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप में, नियोपोटिज्म में, करप्शन में हाई कोर्ट से हटाए गए, वो हमको नसीहत बता रहे हैं। वो हमको भर्ती के तरीके नहीं है और किसी के मोहताज नहीं है। साइकिल चल रही थी उत्तर प्रदेश में, किसी के मोहताज नहीं है। पिछड़ों ने दिल्ली की सरकार बनाई है, हम दिल्ली की सरकार हटाएंगे और उसके बाद अपना अधिकार लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है। आप बताइए पिछड़ों के लड़के लड़कियां डंडा खा रहे हैं कि नहीं? एक नहीं, लाठी खा रहे हैं कि नहीं? इको गार्डन में बैठे हैं कि नहीं? याद है? और जो योगी जी का नफरत है, जो बीजेपी और आरएसएस की नफरत है पिछड़े और दलितों को लेकर के, उसको झेल रहे कि नहीं झेल रहे? आपको मुबारक। कैसी बात कर रहे हैं? तथ्य नहीं बदलते। आप ये बताइए, सरकार में 5-5 भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, आप ये बताइए, मैं कृष्णकांत पांडे जी को लेना चाहता हूँ। कोटा बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? एक आपने संसद में आज पुराने केंद्र का सोशलिस्टों की मांग थी जो हमारे नेता ने भी आज कहा। ये दोहरे मापदंड, थैंक यू, शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद। कृष्णकांत पांडे जी को लिया जाए, धन्यवाद। सुनील जी धन्यवाद। ओके 10 सेकंड में कंप्लीट करें। ओके अमित जी, पुरी जी हो गया। देखिए क्या है ब्रजेश जी, 10 सेकंड में बात कंप्लीट पुरी जी, अमित पुरी जी आप गुमराह कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पर जब आरक्षण बड़ी जातियों को मिला तो समाजवादी पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया। हमने कहा कि सबका अधिकार है। ओके थैंक यू कृष्णकांत पांडे जी, सिर्फ कृष्णकांत जी को लिया जाए। आप दोनों का शुक्रिया, अमित पुरी, अब सुनील साजन, धन्यवाद। कृष्णकांत पांडे जी, भाई ओबीसी में आप 10 लाइए या 39, मोस्ट वेलकम, ठीक, लेकिन इनका कोटा तो लाओ। पांडे जी, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी नीयत पिछड़ों के प्रति, दलित के प्रति, महिलाओं के प्रति, सबके प्रति अगर बहुत अच्छी है तो 7 साल पहले हमारी सरकार ने राज्यसभा में महिला बिल पास करके रखा हुआ है और 7 बार चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा, और आज तक लोकसभा में इतनी भारी बहुमत, इतनी बड़ी बहुमत की यह सरकार, अगर आपका आरक्षण के प्रति सही नजरिया है तो आप महिला बिल क्यों नहीं अब तक पेश किए? इसका जवाब भारतीय जनता, अरे पुरी जी रुकिए, पुरी जी आप तो खुद वहां असहाय की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में, पुरी जी आपकी स्थिति बड़ी असहाय है भारतीय जनता पार्टी में, आप बहुत ही खुद आरक्षण की स्थिति में वहां पड़े हुए। कैसे? मैं पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ था कि कोई मुख्यमंत्री होर्डिंग लगा के नियुक्ति पत्र बांटता है? क्या कभी ऐसा होता है? इस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, ऐसा होता है? थैंक यू। क्या किसानों का मुद्दा, महंगाई और धन्यवाद, धन्यवाद, ध्यान भटकाने के लिए आप ये सब नहीं कर रहे हैं? धन्यवाद एमएच खान साहब, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद आपको पुरी जी, पुरी जी और अपन सालिनता से डिबेट नेतृत्व में भाजपा के धन्यवाद छोड़ो आंदोलन एमएच खान साहब, एमएच खान साहब, क्या ये चुनावी लॉलीपॉप है या वाकई में पिछड़ा समाज को हक देना चाहती है बीजेपी? नहीं ब्रजेश जी, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये लॉलीपॉप है, कोई हक देना नहीं, कुछ नहीं है, चुनावी स्टैंड है, चुनावी शगुफा है। अभी देखिए ब्रजेश जी, आपने नौकरियों की बात की कि नौकरियां इतनी मिली, किसको संविदा पर रखा, किसको नहीं रखा। मैं समझता हूं आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो गरीब परिवार पत्रकार हैं।
इस उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम है, जिसमें 1000 कर्मचारी काम करते हैं और 4.5 साल हो गया उनको एक नया पैसा तनख्वाह नहीं मिल रही है। सोचिए उस परिवार का क्या हो रहा होगा, जिसके परिवार के लोग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक दफ्तर जाते हैं और लौट के घर के आते हैं और 4.5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही उनको। सर, और देखिए शर्म आनी चाहिए इनको। देखिए जब इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बना दी, वित्त मंत्री के अंडर में कमेटी बनाई। कमेटी ने जो है रिकमेंडेशन मुख्यमंत्री के कार्यालय में भेज दिया। आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। विजय जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, इन गरीब परिवारों की कुछ निश्चित हम इस विषय पे काम करेंगे खान साहब। हो सकता है आपसे वायदा इस पर काम करेंगे, आपसे वायदा इस पर काम करेंगे। मैं दद्दू प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूँ इस डिबेट में। जी, आप कुछ कह रहे थे जी, गो अहेड। जी ब्रजेश जी, तमिलनाडु में आरक्षण 69% लागू है। तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के नाम पर ईमानदार है, उनका उत्थान करना चाहती है, तो उत्तर प्रदेश में बिना संविधान संशोधन के 69% 60% ही आरक्षण को कैब को हटाए और उनको दे। तो ये नहीं करेंगे। ये कंफ्यूज लोग हैं। ये जाति का इस्तेमाल देश को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। कांशीराम जी ने जाति का इस्तेमाल बहुजन समाज को जोड़ने के लिए किया और ये जातियों को लड़ाना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल्स के पॉलिटिक्स अपना रहे हैं। पर उत्तर प्रदेश का मतदाता जाग चुका है, इनको धक्का मारेगा। और ये अब हियरिंग हो चुकी है, सुनवाई होने के बाद ये अब एविडेंस ला रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। अब उत्तर प्रदेश की जनता इनको सुनने वाली नहीं है। ये जैसे पिछड़ों को ठेंगा दिखा रहे हैं, इनको हम ठेंगा दिखा करके इनको विदा करने वाले। बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुनील अरकवंशी जी को आमंत्रित करता हूं। सुनील अरकवंशी जी, आपने कभी ये पता किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने वाले जो ब्यूरोक्रेसी है, क्लास 3 है, क्लास 2 के अफसर हैं, उनमें पिछड़ी जातियों का कितना रिप्रेजेंटेशन है? कभी पता किया आपने? देखिए, आप साफ तौर से देख सकते हैं, आप ए क्लास और सेकंड क्लास कितने कलेक्टर ओबीसी हैं, कितने एसपी ओबीसी हैं, कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कितने आईजी डीआईजी डीजी हैं? आप उठाकर देख लीजिए, कमिश्नर कितने हैं, थाने में देख लीजिए, चाहे कलेक्ट्रेट में देख लीजिए, विभागाध्यक्ष कितने हैं? 27% आरक्षण दिया जा रहा है। उसमें मात्र गिनी चुनी जो जातियां हैं उन लोगों को सिर्फ हिस्साधिकार मिला है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने जो आज जिस तरीके से फेल हुई है उन मुद्दों से ध्यान भटकाकर जनता का सिर्फ ये। आपके अध्यक्ष चोरी छिपे क्यों जाते हैं बीजेपी वालों से मिलने? आपके अध्यक्ष क्यों जाते हैं चोरी छिपे बीजेपी वालों से मिलने? भारतीय जनता पार्टी आपके अध्यक्ष चोरी छिपे क्यों जाते हैं मिलने बीजेपी वालों से? नहीं, मिलने के लिए तो माननीय ब्रजेश जी, मिलने की कोई ऐसी बात नहीं। मिलने के लिए तो सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के लोगों से मिलते हैं। और हमारी बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमने तो कभी राजभर जी को नहीं देखा कि वो अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका से मिलने गए हो। उन्होंने कभी नहीं देखा। वर्ग के बारे में पूछने का काम किया कि सरकार आखिर पिछड़ों को हिस्सा कब देगी। ओके, न्याय समिति की रिपोर्ट मैं डॉक्टर अनिल यादव जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर अनिल यादव जी, ना कि कोई गठबंधन पर लेकर नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जो उत्तर प्रदेश को संचालित करने वाली ब्यूरोक्रेसी है, क्लास 1, क्लास 2, विभागाध्यक्ष, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पे बिठाए जाने वाले अधिकारी, इसमें भी आप देखें तो इसमें भी पिछड़ों के साथ भेदभाव आपको मिलेगा। मैं कहता हूँ एक डेटा सार्वजनिक किया जाए, कितने डीएम, कितने एसपी, कितने आईजी, कितने डीआईजी, कितने कमिश्नर, कितने सेक्रेटरी, कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कितने एसीएस, कितने डीजी महत्वपूर्ण पदों पर है ओबीसी समाज के। थैंक यू सुनील जी। डॉक्टर अनिल यादव, प्लीज गो अहेड। हाँ ब्रजेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आरक्षण जो है वो पूरे समाज का कल्याण नहीं कर सकता, लेकिन देश के शासन और प्रशासन में उसको भागीदारी देता है। और भागीदारी जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है हमारे संविधान में लिखी हुई है, वो सभी समाज के वर्गों को भागीदारी देने की बात करती है। लेकिन असलियत में भागीदारी तब मिलेगी जब डिसीजन मेकिंग जो पोस्ट होती हैं, जैसे आपने कहा चीफ सेक्रेटरी है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, जो हायर पोस्ट हैं, उन पे जब तक पिछड़े समाज के लोगों को नहीं अपॉइंट किया जाएगा, उनको सचिवालय तक सीमित कर दिया जाएगा, उनको फील्ड में नहीं जिम्मेवारी दी जाएगी, तब तक वो जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो हमारी संकल्पना है वो पूरी नहीं होती। तो ये बहुत आवश्यक है कि नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ
उनको वो भी अच्छी पोस्टों पे रखा भी जाए, ताकि लगे समाज को कि इस देश के शासन और प्रशासन चलाने में हमारी भागीदारी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। समय समाप्त हो चुका है। बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि एक बेहद सारगर्भित डिबेट थी, जिसके जरिए हमने एक पूरे परिदृश्य को आपके समक्ष एक खाका प्रस्तुत किया है। निर्णय आपको करना है बहनों भाइयों। धन्यवाद, नमस्कार।